गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण देखते हैं पृथक्करण के कि हमें पदार्थों को पृथक करना पड़ता है, बिना पृथक्करण के हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में पदार्थों के मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए उसके अनेक उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, अपने घर का उदाहरण लेंगे सबसे पहले। जैसे चाय की पत्ती को छलनी द्वारा चाय से अलग करना। हम घरों में चाय बनाते हैं पीने के लिए, तो चाय उबलने के बाद में, चाय बनने के बाद में उसमें पत्ती तैरती रहती है, वो घुलती नहीं है। पत्ती का थोड़ा सा जो अंश होता है वो चाय में घुल जाता है। अब उसको हम पृथक करना चाहते हैं, क्योंकि बिना पृथक किए हम उस चाय को पी नहीं सकते। अतः किसका उपयोग करेंगे? हम वहाँ पर छलनी का उपयोग करते हैं और छान करके हम उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण है, जैसे फसल खेतों में होती है, तो फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करना। हम जैसे अब गेहूँ, अभी कुछ दिन पहले गेहूँ निकाले थे, तो गेहूँ के जो पौधों को काट लिया जाता है, उसके बाद उसके पौधों से गेहूं के दानों को अलग कैसे करें? बिना उसके अलग किए हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अतः उसका भी पृथक्करण हम वहाँ पर करते हैं, भूसे से अनाज को अलग करते हैं। इसी तरह से दही का मंथन करके मक्खन को पृथक करना। ये कुछ सरल सरल उदाहरण हैं, हम घरों में देखते हैं। हम पशु रखते हैं, जैसे मान लीजिए दूध देने वाले पशु, तो उनके दूध को जमा करके दही बना दिया। सुबह दही से मक्खन को हमें अलग करना है, तो क्या करते हैं, उसको दही को भिगोते हैं और भिगो करके और उसमें से मक्खन को अलग कर लिया जाता है। वो भी एक विधि हो गई पृथक करने की, यानी मक्खन को उसके दही से अलग करना। इसके अलावा जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि कपास जो होता है, जिससे कि हमें रुई प्राप्त होती है, एक रेशा है प्राकृतिक, तो कपास की रुई हमें वैसे ही प्राप्त नहीं हो जाती, उसमें बीज लगे होते हैं। हम अगर चाहें इसका उपयोग करना तो बीजों के साथ साथ उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस रुई से हमें बीजों को अलग करना ही पड़ेगा। तो उसको बीजों से पृथक करना ये हमने देखा है। और वहाँ पर हमने ये भी देखा कि हम बीज का भी उपयोग कर लेते हैं, हम रुई का भी उपयोग कर लेते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ उपयोग नहीं कर पाते हैं। और दोनों को यदि हमने अलग अलग कर लिया तो उसका सही ढंग से हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे बीजों का उपयोग तो बिनौले के रूप में पशुओं को खिलाने में कर लेते हैं, और रुई का उपयोग हमें गद्दे, रजाई, तकिए भरने में या धागा, सूती धागा बनाने में करते हैं, कपड़े बनाने में करते हैं। यदि हम उसका पृथक्करण नहीं करेंगे तो हम उसका ठीक से उपयोग भी नहीं कर सकते। अगर किसी पदार्थ का ठीक से उपयोग करना है तो हमें उसका पृथक्करण जरूरी है। अब अगली बात लेते हैं, पृथक्करण की आवश्यकता क्या है, ये क्यों करना चाहिए? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करके उस पदार्थ को उपयोग के लायक बनाना आवश्यक होता है, ताकि हम उस पदार्थ का ठीक से उपयोग कर सकें। इसलिए हमें पृथक्करण जरूरी है। जैसे हम चक्की पर गेहूं पिसवाते हैं, तो क्या सीधे ही गेहूं को ले जाके पिसवा लेते हैं? नहीं, हमें पता है कि गेहूं के साथ साथ और भी कई चीज़ मिश्रित हैं। मिश्रित का मतलब मिली हुई हैं। जैसे पेड़ पौधों के तिनके, वो कंकर हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, रेत के डलियां हैं, तो उनको जब तक हम पृथक नहीं करेंगे हम उसका ठीक से उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम उसका पृथक्करण नहीं करेंगे वहाँ पर, तो ऐसे गेहूं को पिसवाकर हम उस आटे का उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा वो। और इस प्रकार से वहाँ पर भी हम पृथक्करण करते हैं। तो क्यों किया पृथक्करण? क्यों किया? क्योंकि उपयोगी पदार्थ हमारे लिए गेहूं है और अनुपयोगी पदार्थ कंकर, मिट्टी के डलियां आदि हैं। तो जब तक उन अनुपयोगी पदार्थों को निकाल के अलग नहीं कर देते, तब तक हम उस गेहूं का ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें पृथक्करण की आवश्यकता होती है। ये तो अब पृथक्करण का कारण हो गया। अब लेते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, हम एक टोकरी में रखे आम और अमरूद को यदि पृथक करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से पृथक कर सकते हैं। किसी एक फल को उठाकर, हाथ से उठाकर दूसरी टोकरी में रखते जाएंगे और इस प्रकार दोनों को पृथक कर सकते हैं। या तो आम को उठा के दूसरी टोकरी में रख दे
तो पहली वाली टोकरी में अमरूद रह जाएंगे, और यदि अमरूद को उठा के दूसरी टोकरी में रखेंगे तो पहली वाली टोकरी में आम रह जाएंगे। दोनों को पृथक कर सकते हैं हाथ से उठाकर, अर्थात हाथ से हम उसका चयन करके हम उनको पृथक कर सकते हैं। और एक दूसरा उदाहरण लें, यदि हम रेत व नमक के मिश्रण में से प्रत्येक को पृथक करना चाहें तो इतने छोटे कणों को हाथ से बीनकर पृथक करना संभव नहीं है। मान लीजिए घर में जैसे नमक का डिब्बा है और वो डिब्बा हाथ से छूट के गिर गया और मिट्टी उसमें मिल गई, बालू रेत उसमें मिल गई। अब हम उसको पृथक करना चाहें, वो तो मिश्रण हो गया, अब उसको पृथक करना चाहें कि भाई नमक का उपयोग करना, हमें मिट्टी के कणों को अलग करना है, तो हम हाथ से कणों को उठाकर उसका चयन करके उसका पृथक्करण नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पदार्थ के जो कण हैं या दाने हैं इतने छोटे हैं कि हम उसको हाथ से नहीं उठा सकते। अतः वहाँ पर ये विधि हस्त चयन जो की विधि है वो संभव नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मिश्रण के पृथक्करण के लिए प्रत्येक मिश्रण को पृथक करने के लिए हम एक ही विधि का उपयोग नहीं कर सकते। अगर हम चाहे हाथ से उठाकर हस्त चयन द्वारा ही हम सब पदार्थों को पृथक कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। यानी प्रत्येक मिश्रण को पृथक करने के लिए हम एक ही विधि का उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए फिर कोई अलग से विधि काम में लेनी होगी। अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय में पृथक्करण की विधियां और कौन कौन सी विधियां हैं, उनका हम कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं और पदार्थों को उपयोगी बना सकते हैं। तो हम उन विधियों को एक एक करके उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हमें अगर किसी मिश्रण को अलग करना हो और उपयोगी बनाना हो तो हम उसको आसानी से पृथक कर सके और उपयोगी बना सके। तो सबसे पहले लेते हैं या लिखते हैं पृथक्करण की विधियां। और विधियों में सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, और ये विधि है हस्त चयन विधि। तो इसमें जब किसी मिश्रण में अशुद्धियों के कण कुछ बड़े हों तो हम हस्त चयन द्वारा उनको पृथक कर सकते हैं, यानी हाथ से उठाकर अशुद्धियों को बाहर निकाल के फेंक देंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं, गेहूं, चावल, दाल आदि में मिले हुए कंकर, पत्थर के छोटे टुकड़े, मिट्टी की दलियों आदि
आदि को हम हाथ से चुनकर या हाथ से चयन कर अलग या पृथक यानी पृथक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दाल, घर पे जो दाल बनाते हैं और गेहूं का जो आटा पिसवाते हैं या चावल बनाते हैं, तो उसमें जो अशुद्धियाँ मिली थी, कंकर, पत्थर, रेत की डलियाँ, वो थोड़ी बड़े आकार के होते हैं। ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन इतना जरूर है कि हम हाथ से उनको आंखों से देख करके हाथ से उठा करके दूर फेंक सकते हैं। इसको कहते हैं हस्त चयन विधि, और ये विधि इनके लिए बहुत बढ़िया है और हम हाथों द्वारा चयन करके इसको फेंक सकते हैं। अब दूसरी विधि लेते हैं थ्रेसिंग। नंबर 2, थ्रेसिंग। खेतों में पकी हुई फसलों से अनाज के दाने तथा भूसे को अलग या पृथक करते हैं। यह कार्य थ्रेसिंग कहलाता है। यानी फसल जो पक गई उसको ठीक से सुखा लिया, काट लिया, सुखा लिया, सूखी फसल होनी चाहिए, और उसमें से दानों को और भूसे को अलग अलग करना है। तो उसको अलग करने की जो कार्य है, जो विधि है, वो थ्रेसिंग कहलाती है। अब थ्रेसिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे थ्रेसिंग कार्य पहले हाथों द्वारा व बैलों द्वारा किया जाता था। हाथ से या बैलों से वो थ्रेसिंग कार्य करते थे, लेकिन आजकल थ्रेसिंग मशीन जो कि ट्रैक्टर में जोड़ी जाती है, थ्रेसिंग मशीन के उपयोग से थ्रेसिंग मशीन को हम थ्रेसर भी कहते हैं, उपयोग से थ्रेसिंग कार्य करते हैं। थ्रेसिंग जो कार्य है वो आसानी से हम कर सकते हैं थ्रेसर मशीन के द्वारा। जैसे थ्रेसर मशीन से हम आसानी से उसको जल्दी से शीघ्रता से निकाल सकते हैं। अगर हम हाथों से थ्रेसिंग कार्य करते हैं तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। उस समय मशीनें थी नहीं, तो हम हाथों से थ्रेसिंग का कार्य करते थे, बैलों द्वारा भी करवाते थे। लेकिन आजकल तो विज्ञान के द्वारा बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, बहुत सारे आविष्कार हो गए हैं। तो थ्रेसर मशीन को ट्रैक्टर में जोड़ा और कुछ ही घंटों में एक बहुत बड़े भूभाग की फसल का हम थ्रेसिंग कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए थ्रेसर मशीन होती है। तो थ्रेसिंग कार्य करने के लिए यहाँ लिख देते हैं थ्रेसर मशीन ये होती है थ्रेसिंग कार्य करने के लिए। और एक और लेते हैं निष्पावन। नंबर 3, निष्पावन का कार्य आपने देखा होगा कि अनाज को ऊपर से गिराया जाता है। जिस दिन हवा तेज चल रही होती है तो अनाज के जो दाने होते भारी, वो तो उसकी ढेरी पास में लग जाती है, और हल्का भूसा जो होता है वो उसकी ढेरी थोड़ी दूर जाके लग जाती है। इस कार्य को बोलते हैं निष्पावन। तो देखते हैं, जब मिश्रण में एक अशुद्धि हल्की तथा
दूसरी अशुद्धि भारी होती है। एक अशुद्धि जब मिश्रण में एक अशुद्धि हल्की या अशुद्धि नहीं कहेंगे इसको यहाँ, क्योंकि अनाम का काम है। जब मिश्रण में एक पदार्थ भारी तथा दूसरा पदार्थ, हम अनाज के लिए अशुद्धि नहीं कह सकते। एक पदार्थ भारी तथा दूसरा पदार्थ हल्का है तो निष्पादन विधि द्वारा पृथक्करण किया जाता है। पृथक्करण किया जाता है, यानी हम एक अशुद्धि हल्की हो और जैसे अनाज तो भारी है और भूसा हल्का है, तो हम इस तरह से उसको पृथक करने के लिए इस निष्पादन विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम निष्पादन का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मूंग अथवा चने, इनके लिए विधि ज़्यादा अच्छी होती है। में मिश्रित भूसे, ये मिश्रण है मूंग और चने का, उसमें भूसा मिला हुआ है। तो मिश्रित भूसे को पृथक करने के लिए ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन तेज हवा चल रही हो, क्योंकि इसमें हवा का उपयोग करना पड़ता है। तेज चलती हुई हवा होनी चाहिए, यानी तेज चलती हुई हवा को पवन कहते हैं। तो पवन चल रही होनी चाहिए उस दिन, और उस दिन का हम इंतजार करते हैं। और जब तेज हवा चल रही होती है उस दिन हम खेत में जाते हैं और क्या करते हैं, खेत पर जाकर सूप में, सूप होता है कि तिनकों का बना होता है, छाछ या सूप, उसमें इसको भर लिया जाता है, मिश्रण को भरकर, और इसको कंधों तक ले जाते हैं। इस तरह से उसमें सूप में मिश्रण भरा और कंधों तक ले गए, और इस तरह से जो इसको तिरछा करते हैं। और मान लीजिए इधर से हवा आ रही है तो अनाज के कण तो भारी होंगे, वो तो पास में गिर जाएंगे, और हवा के जो झोंके हैं वो भूसे को दूर ले जाएंगे और उनका ढेर थोड़ा सा दूर लग जाएगा। इस तरह से अनाज के भारी कण की ढेर तो पास में लग जाती है, जबकि भूसा हल्का होने के कारण हवा के साथ उड़कर थोड़ा दूर जाकर गिरता है तथा भूसे की ढेरी थोड़ा दूर लग जाती है। इस प्रकार की विधि को हम निष्पादन विधि कहते हैं। अर्थात मूंग को, चने को आज भी हम निष्पादन विधि से पृथक कर सकते हैं।